नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत से लोगों के मेल और मैसेजेस के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो और देना चाहिए इलेक्शन को लेके, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियोओं पे इशारे कर रहा था और आपको ध्यान होगा कि ये इलेक्शन कैसा होगा उसके बारे में मैंने बहुत पहले बता दिया था कि बहुत ही जो एग्रेशन है वो अपने पीक पे होगा और बहुत कुछ हुआ। मैं किसी के व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहूँगा और मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि आचार्य जी आपने 2014 में 2019 में ख़ासतौर से पुलवामा के पहले आपने प्रिडिक्शन की थी और आपने कहा था कि 300 सीटें आएंगी और 300 सीटें आई। तो मेरे ही फॉलोअर्स मुझे मेरे पुराने वीडियोस याद दिला के और पुरानी कमेंट्स, पुराने जो मेल लिखे थे मैंने, उनको स्क्रीनशॉट करके मुझे भेज रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एकदम से सडनली, ख़ासतौर से कुछ जो बड़े विशेषज्ञ लोग हैं जो अपने आप को चुनाव का बड़ा महारथी समझते हैं, उनकी बातों को, उनके वीडियोस को भेज के कि अभी अब कुछ लोग ऐसा कहने लग गए हैं कि पर्टिकुलरली एक पार्टी के लिए माहौल बनना शुरू हो गया है और ख़ासतौर से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार से भी ज़्यादा जा सकती है। तो अलग अलग व्यूज़ होते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सी बातें चलती हैं, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो मुझसे लोग जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। तो दरअसल मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ इसमें 7 फेसेस के जो इलेक्शन हुए थे उनको कंसीडर किया गया, उनकी कुंडलियों को देखा गया और मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया कि इलेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री की जो स्पीचेज रही हैं वो मैंने बड़े ध्यान से सुनी और काफ़ी लोगों की जो भाषणबाजी होती है उनको मैंने काफ़ी एनालाइज किया। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी 400 पार जा रही है? मेरे हिसाब से बीजेपी 400 पार नहीं जा रही है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी 272 का मैजिक फिगर भी क्रॉस कर रही है? तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि क्या कि ये लोग कि बीजेपी उतना क्रॉस कर सकती है। हालांकि वर्तमान समय में सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ी से 400 से 300 में आ गया कि 300 तक हम ले जाएंगे और सरकार जो है वो एनडीए की सरकार बन जाएगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो गणित है, कैलकुलेशन के आधार पे की जाती है और पुराने पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। मैंने 1988 से लेके अभी तक के पैरामीटर्स चेक किए, जो पैरामीटर्स लगा के मैंने बताया। 2-3 प्रिडिक्शंस मेरी गलत हुई जिनको मैंने करेक्ट किया। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि 2024 का जब लोकसभा का आखिरी फेज 1 जून को होगा तो वो फेज जो होगा ना वो कोई बीजेपी के लिए बहुत उम्मीद वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लॉस है। बीजेपी को जितना गेन हुआ है वो पहले, दूसरे, तीसरे फेसेस में हुआ है, बाकी धीरे 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 वो डाउन होती गई है। तो मेरी जो कैलकुलेशन है, मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो मेन बेल्ट है बीजेपी का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे बीजेपी ने थोड़ा सा डाउन किया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। मैं आपको सीधे स्टेट वाइज बताता हूँ कि कहाँ पे किसको कितनी सीट मिल रही है। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 26 सीटें मिल रही हैं और चूँकि वहाँ पे दूसरी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं वहाँ पे। ये 29 का आंकड़ा है, तो 29 में 26 बीजेपी, 3 कांग्रेस। इसके बाद दूसरा जो गढ़ है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। आप सोचेंगे कि ये नंबर्स कहाँ से आए, तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया गया। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में बीजेपी को 25 सीट मिल रही हैं। 1 सीट की उम्मीद जो है ना वो
कांग्रेस पार्टी या अदर्स को जाएगा। मैं पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगा, अदर्स को जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी को 20 सीटें मिल रही हैं, 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, तो आप ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यदि मैं देखूं तो 10 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, 3 सीटें कांग्रेस के पास जा रही है, बीजेपी 0 है। और बीजेपी को जो डेंट लगा है, सबसे बड़ा डेंट लगा है, वो लगा है बिहार में। और बिहार में बीजेपी को 5 से 10 सीट के अंदर मिल रहा है, और जबकि इंडिया गठबंधन को 30 से 35 के बीच में सीटें हैं। कर्नाटका में हम जाएं तो कर्नाटका में इंडिया गठबंधन आगे है 25 सीटों पे, बीजेपी 2 या 3 सीटों पे आएगी। और आगे हम बढ़ें तो कर्नाटका के बाद यदि हम देखें केरला, तो केरला में 20 की 20 सीटें जो है वो देखा जाए तो अपोजिशन को जा रही हैं। और इसके बाद आसाम में देखें तो इंडिया गठबंधन को 8 सीटें हैं और बीजेपी को 6 सीटें हैं। बंगाल, जहाँ पे बीजेपी के पास अभी 17 सीटें हैं और ममता बनर्जी वहाँ पे उनके विरोध में खड़ी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे फिर मैं इंडिया गठबंधन को करीबन 30 से 32 सीटें दे रहा हूँ, बीजेपी 8 से 10 के अंदर रहेगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बीजेपी 45 से 50 के बीच में रहेगी, और जो इंडिया गठबंधन है वो 35 से 40 के बीच का एक राउंड फिगर है। यहाँ पे बीजेपी को लॉस हो रहा है। उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन को 3 सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। झारखंड में 5 सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट मिलेगी। और दिल्ली में यदि हम जाएं तो दिल्ली में 5 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को हैं, 2 बीजेपी को जाती हुई दिखेंगी। इसके बाद मैं देखता हूँ लद्दाख में, पांडिचेरी में, यहाँ पे सीटें जो हैं वो गठबंधन की तरफ जा रही हैं। तमिलनाडु में 38 सीटें जो हैं वो अपोजिशन की तरफ जा रही हैं, बीजेपी को 1 सीट की उम्मीद है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इसमें 2 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 6 सीटें जो हैं वो अपोजिशन को मिल रही हैं। और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। तेलंगाना में 10 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को हैं, 4 सीटें बीजेपी को हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन को करीबन 30 से 35 के बीच में फिगर है और बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसको 8 से 10 के बीच का फिगर आ रहा है। हरियाणा में 10 सीटें हैं और इसमें जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, जितना भी है आप मिलाइए तो उसको 9 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 1 सीट की उम्मीद है। यहाँ पे बल्कि मैं बीजेपी को 2 सीट भी दे सकता हूँ, तो 8 और 2 के बीच में। उड़ीसा में इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलेंगी, बीजेपी को या एनडीए को बोलिए 9 सीटें, और अदर्स जो हैं, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, वो इस बार कम हो रही है, 6 से 7 सीटें या 8 सीटें आ सकती हैं। झारखंड में 10 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को, 4 सीटें बीजेपी को जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में दोनों टक्कर किए हैं 2-2 के आसपास, और गोवा में जो सीटें हैं वो 1-1 सीट दोनों की तरफ जाएंगी। आंध्र प्रदेश आखिरी स्टेट जो मैं लेके चल रहा हूँ, तो आंध्र प्रदेश में गठबंधन को करीबन 20 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। तो यदि मैं इन
इन कैलकुलेशन के आधार पे जाऊं तो मेरे हिसाब से जो गठबंधन है वो गठबंधन 300 से पार जा रहा है, 320 से 330 के बीच में, बल्कि मैं कहूँगा 300 से 330 के बीच में। और बीजेपी को देखूं तो बीजेपी कहीं पे जाके 200 और 220 के अंदर रुक रही है। तो ये दरअसल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। यदि मैं इसको राउंड फिगर में बोलूं तो मैं ये बोलूँगा कि बीजेपी जो है वो 220 सीट के आसपास पा रही है, और जो बीजेपी के विपक्ष विरोधी हैं वो उनसे काफ़ी आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये बहुत देखने वाली बात होगी कि गठबंधन कितना चल पाता है और क्या गठबंधन टूट के बीजेपी में मर्ज होता है। ये एक देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन से पहले कितना गठबंधन था, लेकिन जैसा हम लोग सोच रहे थे कि बीजेपी अकेले 272 क्रॉस कर जाएगी, जैसा उसने 2014 में 2019 में किया था। तो मेरे एक फॉलोअर ने मेरी एक प्रेडिक्शन मुझे याद दिलाई और उन्होंने बोला कि आपने 2014 में बोला था, आपने मुहूर्त भी निकाल के बताया था कि इस मुहूर्त पे यदि मोदी जी शपथ लेंगे तो वो 10 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। तो मेरे ही एक फॉलोअर ने मुझे बताया, तो मैंने उसको जब पुरानी चीज़ों को देखा, कैलकुलेट किया, तो ये बात तो सही लगी मुझे कि मोदी जी का राजयोग कहीं ना कहीं जाके उसमें अड़चने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भंग होते हुए जा रही है। तब इसके बाद मैंने सभी पार्टियों की कुंडली देखी, उन पार्टियों की कुंडली के बाद देखा कि गेन में कौन कौन से बैठे हुए हैं, और गेन में रीजनल पार्टियां बैठी हुई हैं। और तब मैंने देखा कि बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, और ख़ासतौर से बिहार में, और बिहार के बाद यूपी, महाराष्ट्र में बीजेपी को कहीं ना कहीं तगड़ा ढंट लग रहा है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली देखता हूँ, और ख़ासतौर से जितने भी राउंड के इलेक्शंस हुए उनकी कुंडली निकाल के। और इसके बाद फिर मैंने इस बार एक चीज़ इसमें और शामिल करी, और वो मैंने शामिल किया कि काउंटिंग कब हो रही है और काउंटिंग का जो समय कब होगा। तो 7 बजे से काउंटिंग शुरू होगी 4 जून को। तो सुबह 7 बजे की, सुबह 8:45 की, 11:08 की, 1:26 की दोपहर में, और 3:40 की। ये टोटल कुंडलियाँ बनी 5। और जब मैं इनको देखता हूँ तो स्टार्टिंग में मिक्स जा रहा है। जब हम 8:45 के आसपास पहुँचते हैं तो यहाँ पे बीजेपी उठती हुई दिख रही है, लेकिन 11 बजे के बाद जो है ना, विपक्ष अपने अपने एरिया में धीरे धीरे उठ जाएगा। और जब हम 1:30 बजे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मिक्स निकल के आ रहा है, लेकिन शाम तक जो स्थितियाँ होंगी वो एक अलग स्थितियाँ होंगी। तो जितने भी विशेषज्ञ लोग जो एडवाइस दे रहे हैं या जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उन सब की अलग योग्यता है, वो अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं। लेकिन मैंने 1988 से मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन करी, और लगभग मैं आपको, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि लोकसभा इलेक्शन में कभी भी मेरी प्रिडिक्शंस गलत नहीं गई। और मैंने ही पहले बोला था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2014 में, बल्कि मैंने 2011 में बता दिया था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 2024 चल रहा है, चुनाव ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। क्या मोदी जी जा रहे हैं, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो उतनी अनुकूल नहीं है, और विपक्ष की तरफ से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या तोड़ फोड़ होने के बाद बीजेपी में कुछ और पार्टियां शामिल होती हैं, एनडीए कुछ और लेता है, तो तब क्या स्थिति होगी और वहाँ पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये मैं आपको। क्योंकि मोदी जी कभी भी, मैं समझता हूँ कि इतने सक्षम प्रधानमंत्री रहे हैं, जो मेजॉरिटी उनको मिली है पब्लिक से, उस मेजॉरिटी से कम में वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि जाहिर है जितना उनका प्रभाव रहा है देश में और विश्व में, यदि वहाँ पे कहीं डाउनफॉल आता है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ वो खुद भी सोचेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो ये एक कैलकुलेशन है, और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि एनडीए
जो मैजिक फिगर है उससे बहुत दूर है। विपक्ष अपने अपने क्षेत्रों में स्ट्रांग हो रहा है। नमस्कार।